हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की ज्योग्राफी में 8वां अध्याय है प्राथमिक व्यवसाय। उसमें कृषि एवं उसके प्रकार के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। प्राथमिक व्यवसाय में बहुत सारे व्यवसाय आते हैं, जिसमें पशुपालन भी है, आखेट भी है, मछली पकड़ना जो मत्स्य पालन है वो भी है, भोजन संग्रहण है और कृषि भी है। तो प्राथमिक व्यवसाय का जो प्रधान व्यवसाय है वो कृषि है। और बहुत सारे आज विश्व के अंदर जो विकासशील राष्ट्र, कम विकसित राष्ट्र है, उसमें अधिकांश जनसंख्या रोजगार कृषि क्षेत्र से प्राप्त करती है। कृषि इस पूरे जीवीय मंडल के यानी कि खाद्य आहार का एक आधार माना जाता है और लगभग 71% पूर्ति खाद्यान्नों के द्वारा विश्व की कुल जनसंख्या में होती है। तो इस प्रकार कृषि के प्रकारों के अंदर अब अपन पढ़ेंगे आगे, यानी जो बागाती और मिश्रित कृषि है। विगत क्लासों के अंदर अपन ने कृषि के और भी प्रकार पढ़े हैं, जैसे गैर निर्माण कृषि है, या विस्तृत वाणिज्य व्यापार कृषि है, या स्थानांतरण कृषि है। तो इस प्रकार के बाद में और कृषि के प्रकार में आता है बागाती कृषि या एवं मिश्रित कृषि। बागाती कृषि को और भी दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे इसको कहते हैं रोपण कृषि कहो, या इसको बागवानी कृषि भी कहते हैं, बागवानी कृषि। तो बागाती कृषि या बागवानी कृषि या रोपण कृषि, ये कृषि है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक युग के अंदर यूरोपीय लोगों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और यूरोपीय लोगों के द्वारा जहाँ पे औपनिवेशिक काल था, औपनिवेशिक काल का मतलब यानी 15वीं शताब्दी, 15वीं, 16वीं, 17वीं, ये जो 18वीं और लगभग 19वीं शताब्दी तक ये औपनिवेशिक युग रहा है। इस पीरियड के अंदर जो यूरोपीय कंट्री थी, यूरोपीय कंट्री में कौन सी है, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ये जो फ्रांस है, पुर्तगाल है। तो ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इसके अलावा जर्मनी भी है, स्पेन भी है। इन राष्ट्रों ने, ये कि उस समय तकनीकी और शिक्षा की दृष्टि से संपन्न थे, संसाधन की दृष्टि से संपन्न थे, और यहाँ पे जनसंख्या का अत्यधिक दबाव पड़ने लगा। तो इन लोगों ने यहाँ पे खोजो युद्ध चलाया, विभिन्न देशों के अंदर गए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर राष्ट्र थे उन पर जाकर के वहाँ पे व्यापार करना शुरू किया। और इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था कि जो यूरोपीय देश हैं इसमें उष्णकटिबंधीय जो उत्पाद है, उष्णकटिबंधीय फसलों के उत्पाद है, उसको उपलब्ध करवाना। तो यूरोपीय देशों को फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, ये जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं, इन देशों को उष्णकटिबंधीय फसलों के उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औपनिवेशिक युग के अंदर यूरोपीय लोगों के द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो देश थे, अन्य देश थे, उनमें जाकर के कृषि आरंभ की। अब ये लोग जैसे ब्रिटेन से भारत आए, और भारत के अंदर ब्रिटिश वासियों ने यहाँ के लोगों के लिए यानी कि चाय और कॉफ़ी की कृषि करना प्रारंभ किया, चाय और कॉफ़ी की कृषि प्रारंभ किया। इसके अलावा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के अंदर रबर की कृषि, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो भारत के अंदर जहाँ पे यानी कि पहले चाय केवल चाइना में उगती थी, तो भारत के अंदर जहाँ चाय
और कॉफ़ी के अनुकूलन उत्पादन होता अनुकूलन दशाएं थी, वहाँ पे कृषि करवाना प्रारंभ किया। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर रबर और नारियल की कृषि करना प्रारंभ किया। श्रीलंका के अंदर भी चाय की कृषि प्रारंभ किया। तो ब्रिटिश वासियों ने भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया इसमें चाय, कॉफ़ी, रबर इस प्रकार की कृषि की शुरुआत की। और इसके अलावा जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी में अफ्रीका देश के अंदर जो उष्णकटिबंधीय राष्ट्र थे, इसमें भी यानी कॉफ़ी की कृषि है वो करवाना प्रारंभ किया। इसके अलावा अमेरिका के अंदर अमेरिका में भी अमेरिकी वासियों ने भी वियतनाम के अंदर जो नारियल है, केला है, इस प्रकार की कृषि करवाना प्रारंभ किया। तो औपनिवेशिक काल के अंदर यूरोपीय लोगों ने इस पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों के उष्णकटिबंधीय जो उत्पाद है, फसलों के उत्पाद है, उसकी पूर्ति करने के लिए विभिन्न जो उष्णकटिबंधीय देश थे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उन देशों के अंदर जाकर के अपनी नई तकनीकी पूंजी लगाकर, विधियाँ लगा करके चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल, गन्ना इस प्रकार की कृषि करवाना प्रारंभ किया, जिसे अपन यानी कि रोपण कृषि के नाम से या बागाती कृषि के नाम से जाना जाता है। तो बागाती कृषि या रोपण कृषि के अंदर कौन कौन सी फसलों की कृषि की जाती है, इसमें देखो इलायची या काली मिर्च है, केला, रबर, गन्ना, चाय, कहवा और नारियल यानी कि नारियल आदि फसलों की कृषि की जाती है। इसके अलावा इन पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों के अंदर ब्राज़ील के अंदर भी कृषि की जाने लगी। कहवा के अंदर गन्ना, ब्राज़ील में गन्ना एवं कहवा कॉफ़ी है, इसकी कृषि की जाने लगी। और ब्राज़ील के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर जो कॉफ़ी की शुरुआत हुई और इस ब्राज़ील क्षेत्र के अंदर जो कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उसको क्या कहा जाता है, फजेंडा। तो कॉफ़ी के बागान को फजेंडा के नाम से जाना जाता है, जो ब्राज़ील में है। तो इस प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोपीय लोगों के द्वारा कृषि की शुरुआत हुई, जिसे रोपण कृषि या बागाती कृषि या बागवानी कृषि के नाम से जाना जाता है। इस कृषि की कुछ विशेषताएं हैं कि इसकी विशेषता ये है कि इसमें भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी का आधार चाहिए और वैज्ञानिक विधियों के द्वारा ये कृषि की जाती है। इसकी खास पहली विशेषता क्या है कि इसमें पूंजी का निवेश अधिक करनी पड़ती है। उच्च प्रबंधन, तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों के द्वारा कृषि की जाती है। तभी औपनिवेशिक युग के अंदर उस समय सक्षम राष्ट्र थे, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है। तो इन देशों ने जो कमज़ोर और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर राष्ट्र थे या जिसमें पूंजी, तकनीकी, वैज्ञानिक विधियों का जो अभाव था, उन देशों में जाकर के इस प्रकार जो नकदी फसलें थी उसकी कृषि करवाना प्रारंभ किया, जो रोपण कृषि मानी गई। दूसरी इसमें विशेषता है कि इसमें बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। देखो, ये कृषि ऐसी है जैसे चाय है या कॉफ़ी है या नारियल है या गन्ना है, केला है, इस प्रकार की कृषि के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। और उस समय भारत, चीन है, इंडोनेशिया है, इन संपन्न जनसंख्या की दृष्टि राष्ट्रों के अंदर सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता होती थी। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारे अफ्रीका देशों के अंदर दक्षिणी एशियाई देश हैं, जिसमें भारत, श्रीलंका है या इंडोनेशिया, मलेशिया है, यहाँ से अफ्रीकन राष्ट्रों के अंदर और यहाँ से फिर यानी कि ब्राज़ील के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर इस प्रकार की कृषि करवाने के लिए मज़दूरों को ले जाया जाता था और उसको दास प्रथा के नाम से जाना जाता। दास प्रथा, ये जो दास प्रथा इस प्रकार के यानी इसको कहते थे बंधुआ मजदूर। तो इस प्रकार का जो बंधुआ मजदूर की प्रथा थी, इसके अंदर बहुत सारे दासों को खरीद करके ले जाया जाता था और आजीवन उसको काम करना पड़ता था बंधुआ मजदूर की तरह। तो इस श्रमिकों की आवश्यकता उपलब्ध होती है, जो इस प्रकार उष्णकटिबंधीय जो विकासशील देश हैं उसमें उपलब्ध थी। इसमें एक तो ये क्या है कि एक फसली कृषि है, ये है वो कैसी कृषि है, एक फसली कृषि है।
यानी एक ही स्थान पर एक ही फसल बोई जाती है। चाय है तो चाय बोया जाता है, गन्ने उत्पादन क्षेत्रों में गन्ना ही बोया जाता है। यानी अलग अलग फसलों की कृषि एक ही क्षेत्र में नहीं होती है। एक फसली कृषि है। इसके अलावा इसमें उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है, क्योंकि जितने भी उद्योग है, चाय प्रसंस्करण से संबंधित, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग है, या चीनी उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग है, चीनी उद्योग या चाय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, जिन उद्योगों को यानी कच्चा माल है वो गन्ना, कॉफ़ी, नारियल, चाय और इसके अलावा जो रबर है इनके द्वारा मिलता है, केला है। तो अन्य जो खाद्य प्रसंस्करण आधारित, कृषि आधारित जो उद्योग है उसको कच्चा माल रोपण कृषि के द्वारा उत्पादित होने वाली फसलों के उत्पाद है उनसे मिलता है। इसके अंदर कौन सी फसलों की कृषि की जाती है? इलायची और काली मिर्च की कृषि की जाती है, केला, रबर, गन्ना, चाय, कहवा या नारियल आदि फसलों की कृषि की जाती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत जिसमें भारत है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और इसके अलावा अफ्रीकन जो राष्ट्र है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीकन राष्ट्र है, इन राष्ट्रों के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी भारत में के अंदर दक्षिणी चीन है, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, श्रीलंका, मध्य अफ्रीका, ब्राज़ील, फिजी, क्यूबा और हवाई द्वीप आदि देशों के अंदर रोपण कृषि, बागाती कृषि या बागवानी कृषि की जाती है। और अब नेक्स्ट कृषि है उसको अपन कहते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि होती क्या है? मिश्रित कृषि देखो, मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि जहाँ फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। पशुपालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि की कहते हैं। यानी जहाँ फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन किया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। अर्थात यूँ कहें कि फसलों की कृषि, फसलों का भी उत्पादन करना और पशुओं का भी पालन करना, जिसमें ऐसी कृषि की जाती है जो पशुओं के लिए चारा भी यानी कि मिलता है और अनाज भी मिलता रहे। तो फसल उगाने के साथ साथ जहाँ पशुओं का पालन किया जाता है उसे अपन मिश्रित कृषि कहते हैं, या पशुपालन और कृषि दोनों साथ साथ होता है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है मिश्रित कृषि की? पश्चिमी यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका के जो राष्ट्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनसे यानी कि इस मिश्रित कृषि की शुरुआत हुई है। उनमें ऐसी फसलों की कृषि की जाती है जो पशुओं के लिए चारा भी उत्पन्न होता है और अनाज भी मिलता है। मिश्रित कृषि में इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक जो विकसित भागों में की जाती है, जिसमें उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग है, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है जो औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड, ये जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, ये सारे देश हैं, इनमें मिश्रित कृषि की जाती है। और इसके अलावा दक्षिणी महाद्वीपों के अंदर जो शीतोष्ण अक्षांशों वाले देश हैं, शीतोष्ण अक्षांशों वाले भाग है, उसमें भी मिश्रित कृषि की जाती है। अब शीतोष्ण अक्षांशों वाले जो भाग है उसमें दक्षिणी महाद्वीपों के अंदर जैसे अर्जेंटीना है, उरुग्वे हैं, पराग्वे हैं, तो इन देशों के अंदर मिश्रित कृषि की जाती है। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग है, इनमें भी मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि की जो विशेषताएं हैं
इसमें क्या विशेषता है कि फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किया जाता है और समान ही महत्व दिया जाता है। इसमें पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार है वो कैसा होता है? मध्यम आकार का होता है। इस कृषि के अंदर यानी ज़्यादातर कौन सी फसलों की कृषि की जाती है? जैसे गेहूँ है, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन और चारे की फसलें आदि प्रमुख रूप से बोई जाती है। यानी मिश्रित कृषि के अंतर्गत ज़्यादातर अनाज एवं चारा फसलें बोई जाती है। चारा फसलें हैं वो बोई जाती है। अनाज फसलों के अंतर्गत जैसे गेहूं का उत्पादन होता है, गेहूं की कृषि की जाती है। इसके अलावा मक्का एक ऐसी फसल है जो अनाज के साथ साथ चारा भी उत्पादन होता है और पशुओं के लिए पौष्टिक चारा यानी मक्के से मिलता है, तो चारा फसलें इसमें उगाई जाती है। जई है, जौ है, इसके अलावा सोयाबीन है। इन फसलों की कृषि मिश्रित कृषि में होती है। इसके अलावा इस कृषि की विशेषता है कि फसलों के साथ पशुओं जैसे भेड़, बकरी, सूअर या मवेशी, मुर्गी आदि को पाला जाता है। और नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि शस्यावर्तन एवं अंत फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है। ये जो शस्यावर्तन है, शस्यावर्तन का मतलब क्या होता है कि भूमि को परती छोड़ना। भूमि को क्या छोड़ना? परती छोड़ना। ये जो परती छोड़ना, भूमि को खाली छोड़ना, उसको अपन कहते हैं शस्यावर्तन। तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत क्या किया जाता है कि भूमि को खाली छोड़ा जाता है। शस्यावर्तन और अंतःफसली अधिक होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये एक ऐसा खेत है जो 4 हेक्टर एक हेक्टर में बांट दिया जाता है, तो इसके पशुओं के लिए चारा के लिए परती छोड़ा जाता है, क्योंकि इसके अंदर यानी कि परती भूमि, इसमें पशुओं के लिए चारा मिल जाता है। पशुओं के चरागाह के रूप में इसको छोड़ दिया जाता है और बाकी स्थानों पर यानी कि कृषि की जाती है, उसमें अंतःफसली कृषि की जाती है। एक फसल है उसमें दूसरी फसल है, एक ही क्षेत्र में 2-3 फसलें लगाई जाती है, बदल करके फसलें लगाई जाती है। तो इस प्रकार से शस्यावर्तन जो भूमि का परती छोड़ना और फसल चक्र अपनाने से मिट्टी के अंदर क्या है? उर्वरता की जो क्षमता है वो बनी रहती है। मिट्टी है वो उपजाऊ बनी रहती है। पशुओं से बहुत सारे जो खाद होता है उससे भी मिट्टी के अंदर जैविक पदार्थ मिलते हैं, मिट्टी उपजाऊ होती है और अंतःफसली प्रक्रिया अपनाने से भी मिट्टी उपजाऊ रहती है। तो ये इसकी विशेषता रहती है, शस्यावर्धन, परती छोड़ना, अंतःफसली कृषि करना। इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पशुओं और फसलें दोनों की कृषि होती है, तो पूंजी की भी आवश्यकता होती है और कुशल और योग्य कृषक इस प्रकार की कृषि कर सकते हैं। और इसमें कुशल और योग्य जो कृषक होते हैं वो ही इस प्रकार की कृषि कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पशुओं को पालना और कृषि दोनों साथ साथ होता है। इसीलिए ज़्यादातर इस प्रकार की कृषि विकसित राष्ट्रों में की जाती है। इनके अलावा ये कृषि महानगरों के समीप यानी कि अधिक की जाती है। देखो, महानगरों के समीप ये कृषि अधिक होती है। उसका रीज़न क्या है कि मिश्रित कृषि महानगरों के समीप ही क्यों की जाती है? क्योंकि महानगरों के अंदर बहुत सारे जो कृषि उत्पाद है या जो पशु उत्पाद है उसकी आवश्यकता रहती है। पशुओं से जो दूध है, मक्खन है, घी है या ऊन है, चमड़ा है, मांस है, ये जो पशु उत्पाद है इसकी जो डिमांड है, मांग है, वो महानगरों में अधिक रहती है। इसके साथ साथ अन्य जो फसलें हैं, जो चारा फसलों के अलावा अन्य नकदी फसलें हैं, उसकी मांग भी मार्केट के अंदर अधिक रहती है। तो किसान महानगरों के आसपास इस प्रकार की कृषि करता है जिससे पशुओं से भी, पशु उत्पाद से भी उसको आय होती है और
फसलों से हरे चारा है तो उससे भी मार्केट में डिमांड रहती है, उससे भी उनको आय रहती है। इसीलिए ज़्यादातर महानगरों के आसपास इस प्रकार की कृषि अधिक की जाती है। और उत्तम कृषि विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तम परिवहन, विश्वसनीय यानी वर्षा से इस कृषि में बड़ी सहायता मिलती है, और यानी निरंतर वर्षा होने से इस कृषि में सहायता मिलती है कि इसमें उत्तम विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मिश्रित कृषि का विकास ज़्यादातर विकसित राष्ट्रों के अंदर ही हुआ है। तो ये जो कृषि के प्रकार थे जिसमें अपन ने रोपण कृषि और मिश्रित कृषि के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट और भी कृषि है उसके बारे में अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।